ताकत का आलमी तवाज़ुन बदल रहा है। यहूदी एक अलग होमलैंड के इम्कानात पर गौर कर रहे थे। ज्यादातर ताकतों ने इनकार कर दिया। फलस्तीन खाली नहीं था। यहूदी आबादी सिर्फ 5 से 7%। ये तमाम बड़ी सल्तनतें सदियों तक आपस में एक दूसरे से लड़ती रही। 1933 में जर्मनी के खिलाफ यहूदियों ने जंग का ऐलान किया। इस जमाने में दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयान जाहिद भट्ट और आप देख रहे हैं फर्स्ट टेस्ट। तारीख में यहूदियों को 109 ममालिक से निकाला गया। इसकी शुरुआत 586 कबल मसीह में बेबीलोनिया से हुई। रोमन एम्पायर से पहली सदी में, 5वीं सदी में बाज़ंतीनी एम्पायर से और पर्शियन एम्पायर से भी 5वीं सदी। 1290 में इंग्लैंड से निकाले गए, 1394 में फ्रांस से निकाले गए और 1492 में स्पेन से निकाले। और ये फहरिस्त आगे बढ़ती ही जाती है। ये तमाम बड़ी सल्तनतें सदियों तक आपस में एक दूसरे से लड़ती रही, लेकिन बज़ाहिर इन सब में एक चीज कॉमन थी, यहूदियों के खिलाफ नफरत। सोचिए, अगर आप एक तालिब इल्म हो और आपको 109 स्कूलों से निकाल दिया जाए तो शायद मसला स्कूलों में नहीं बल्कि आप में हो। 1933 में जर्मनी के खिलाफ यहूदियों ने जंग का ऐलान किया क्योंकि उनके नजरियात हिटलर की पार्टी के नजरियात से मुख्तलिफ। यूं यहूदियों ने यूरोप के मरकज में एक ताकतवर दुश्मन बना लिया। इसके बाद कई रास्ते सामने आए। कुछ यहूदियों ने उन ममालिक में शहरी हकूक के लिए जदोजहद की जहां वो रहते थे, और कुछ ने बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया, एक अलग यहूदी रियासत का क़याम। ये कोई मजहबी हुक्म नहीं था, ये एक जदीद कौमी मंसूबा था जो बिला ज़ाब्ता तौर पर 1897 में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस में थियोडोर हर्जल के तहत शुरू हुआ और इस वक्त के यूरोपीय कॉलोनियल माइंडसेट से मुतासिर। शुरू से ही ज़ायनिस्ट रहनुमाओं को एक बड़ी रुकावट का इल्म था कि जिस जमीन पर वो रियासत बनाना चाहते हैं वहां पहले ही लोग आबाद हैं। इस जमाने में दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। ताकत का आलमी तवाज़ुन बदल रहा है। पुराने एम्पायर खत्म हो रहे थे और नए उभर कर सामने आ रहे हैं। इन हालात में यहूदी एक अलग होमलैंड के इम्कानात पर गौर कर रहे थे। फलस्तीन खाली नहीं था, ये गैर आबाद जमीन नहीं थी, ये किसी की मलकियत के बगैर जमीन नहीं थी। 19वीं सदी के आखिर में ऑटोमन रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जमीन अरब, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज पर मुश्तमिल थी, जिनके शहर, घर, स्कूल, खेत और सदियों पुराने निजाम मौजूद थे। यहूदी आबादी सिर्फ 5 से 7%। इसके बावजूद ज़ायनिस्ट क़यादत ने आलमी ताकतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटेन, जर्मनी और दीगर ताकतों से राब्ता किया ताकि एक मुस्लिम और क्रिश्चियन अक्सरियत इलाकों में एक होमलैंड हासिल किया जा सके। ज्यादातर ताकतों ने इनकार कर दिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सब कुछ बदल गया। 1917 में ब्रिटेन ने इसे फलस्तीन पर कोई कानूनी हक तो हासिल नहीं था, बैलफोर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें यहूदी कौम के लिए एक अलग नेशनल होम का वादा किया गया और मकामी फलस्तीनी आबादी के सियासी हकूक को नजरअंदाज किया गया। ये दस्तावेज इस तनाज़े की बुनियाद है। 1920 से 1948 ब्रिटेन रूल्स के दौरान यहूदी हिजरत में तेजी से इजाफा, खासतौर पर नाज़ी जर्मनी से फरार के बाद। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक फलस्तीनी मुहाजिरीन की आमद पर कोई मुखालफत नहीं करते थे। वो तिजारत करते थे, काम करते थे और नए आने वालों के साथ बसते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी जो उनका सब कुछ छीन लेगी। दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इदारों ने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। इरगन, हंगाना और लही जैसी मुख्तलिफ आर्म मिलिटेंट्स बनाई गई और तरबियत दी गई। 1930 की दिहाई में ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खुलकर फिलिस्तीनी खदशात को तस्लीम किया कि उनकी अपनी होमलैंड में उन्हें सियासी और इबादयाती तौर पर तब्दील किया जा रहा है। जब फलस्तीनियों ने 1936 से 1939 के दरमियान बगावत की तो ब्रिटेन ने उसे कुचल दिया, रहनुमाओं को कत्ल किया, मुआशरे को गैर मुसल्लह किया और मकामी इदारों को तबाह कर दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान जारी किया। हालांकि फलस्तीनी आबादी में 2/3 थे और ज्यादातर जमीन उनकी मलकियत थी, उन्हें अपने मुल्क का आधा भी नहीं दिया गया। ज़ायनिस्ट क़यादत ने इस मंसूबे को कबूल किया, आखिरी हल के तौर पर नहीं बल्कि वक्ती कदम के तौर पर।
فلسطینیوں نے اسے قانونی جبر سمجھ کر مسترد کر دیا۔ 1948 میں وہ واقعہ پیش آیا جسے فلسطینی نکبہ کہتے ہیں۔ 7,50,000 سے زائد فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، 500 سے زائد گاؤں تباہ کر دیے گئے۔ دیر یاسین جیسے میسیکر نے خوف پھیلا دیا، مہاجروں کو واپس آنے کا حق نہ دیا گیا جو انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی تھی۔ اسرائیلی اسٹیٹ آرکائیو اور معروف اسرائیلی ہسٹورین نے خود تسلیم کیا کہ یہ سب اتفاقی نہیں تھا، یہ ایک منظم حکمت عملی کا نتیجہ تھا تاکہ دوسروں کی زمین پر مستقل یہودی اکثریت قائم کی جا سکے۔ And it was clear that there were Palestinians on the land. Zionist leaders and common people alike got used to the idea that the only way of making Palestine a Jewish state is by causing the Palestinians to leave. Soldiers took 10 of the youngsters in the middle of the village, shot them just in order to kill them, in order that all the others will see it and run away. یہ عمل تورات اور بائبل کے جھوٹے حوالوں سے جائز قرار دیا گیا، قدیم ڈیوائن پرومسز کو جدید سیاسی حق میں بدل دیا گیا۔ Get out of this house! It was promised to me 3,000 years ago. جبکہ وہاں موجود آبادی کے حق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تطرد وبتمنع انه يرجع وياخذ حقه. حتى اولئك اللي هربوا من المدينة الى اي قرية مجاورة بهدف الاحتماء فقط، يعني حتى لو کلومیٹر واحد۔ 1948 کے بعد فلسطینیوں نے یہ سب برداشت کیا، طویل ملٹری آکوپیشن، انلیگل سیٹلمنٹس کی توسیع اور علیحدگی پر مبنی نظام جنہیں کئی عالمی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جینوسائیڈ کی علامت قرار دیتی۔ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی قدیمی نفرت نہیں ہے، یہ ایک جدید کلونیل پروجیکٹ کی دستاویزی کہانی جو طاقت کے ذریعے نافذ کی گئی اور بیانیے کے ذریعے جائز ٹھہرائی گئی اور عالمی خاموشی کے ذریعے جاری رکھی گئی۔ پھر آیا 7 اکتوبر 2023۔ اس دن اسرائیل نے غزہ اسٹرپ پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کی جو برسوں تک جاری رہی۔ فلسطینی ہیلتھ اتھارٹیز اور انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد ہزاروں فلسطینی مارے گئے، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی اور لاکھوں زخمی ہو کے بے گھر ہو گئے۔ تباہی کی شدت انتہائی تھی، رہائشی علاقوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور بنیادی انفراسٹرکچر پر بمبارڈمنٹس کی گئی اور پورے علاقے ملبے میں بدل گئے۔ یہ تنازع 2023 ایسکلیشن پہ شروع نہیں ہوا۔ After the horrific attacks of October 7th. Think about October 7th. What Hamas did on October the 7th. About what happened on October 7th. اس کی بنیاد 1948 کی بے دخلی اور اس کے بعد آنے والی پالیسیاں اور فلسطینی سیلف ڈٹرمنیشن کی مسلسل نفی میں ہے۔ دہائیوں سے ہونے والی جنگوں نے صدمے، بے گھری اور ناانصافی کو مزید گہرا کیا ہے، اور تاریخ یہ نہیں پوچھے گی کہ لوگ کیا مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ پوچھے گی کہ کیا 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 گیا اور کتنے لوگ فلسطینی حقوق کے لیے کھڑے ہوئے اور کتنوں نے زائنسٹ پالیسیوں کی مخالفت کی اور ایک قوم کی جاری تباہی کے خلاف مزاحمت کی۔ آج اسرائیل کی بدنیتی دنیا کے سامنے پہلے سے زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ قبضہ کرنا، تباہ کرنا اور پھیلاؤ کرنا۔ اسرائیل صرف فلسطین تک نہیں رکے گا، وہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے تحت اس جینوسائیڈ کو پورے مڈل ایسٹ تک پھیلائے گا۔ یہ جنگ تمام مڈل ایسٹرن ممالک کو اپنے اندر لپیٹ لے گی اور یہ سب کے لیے بقا کی آخری جنگ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2500 سالوں میں یہودیوں کو 100 سے زیادہ ممالک سے کیوں نکالا گیا۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔